तो हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल आप लोगों के। बहुत सही होंगे आप लोगों के हाल चाल। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का, राहुल शर्मा, बहुत ज़्यादा अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों देखो, हम 11th क्लास को अब यहाँ पे उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 30 अपना चल रहा है। तो पार्ट नंबर 5 वीडियो आ गई है। आज यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, समाकलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जिसे इंटीग्रेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे, या जो अभी 11th में उन्हें तो वैसे ही पता नहीं, तो लेकिन ये जो आपका टॉपिक है वो वैसे मैथ का टॉपिक है। जैसे अवकलन मैथ का टॉपिक था, ठीक है, डिफरेंशिएशन, वैसे ही इंटीग्रेशन और समाकलन भी आपका मैथ का ही टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पढ़ाने का मकसद क्यों है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एक तो आपका गति के जो समीकरण है वो 11th में समाकलन विधि द्वारा उनका सत्यापन है। तो पहला केस हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, या कहें कि ये हम केवल गति के समीकरण के लिए नहीं पढ़ रहे, हमें पूरी फिजिक्स में इसका यूज़ करना पड़ेगा समाकलन का, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे समाकलन हम पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ होती है। तो चलो फिर बताते हैं फटाफट क्या होता है समाकलन। देखो, इसको जानने से पहले मैं एक अर्थ इसका बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले मैं आपको एक दो चीज़ आपसे पूछता हूँ, फिर बात करेंगे हम लोग। मान लो अपने पास ये XY अक्ष है और यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना दिया। ये मैंने कहा ये ग्राफ X अक्ष के साथ, ठीक है, ये ग्राफ X अक्ष के साथ कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। तो आप क्या करते थे, आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते थे लंब, और इसका क्षेत्रफल निकाल देते थे, जो कि एक त्रिभुज बन रहा है OAB। क्लियर, यहाँ तक का तो सॉल्व हो चुका है अपना। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे बदल देते हैं। मान लो आपका ग्राफ ये हो गया ये, और अब मैंने बोला कि अब दोबारा बताओ, तो भी आप यही करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर गिरा देंगे, ये एक वर्ग बन जाएगा, और आप इसका आराम से एरिया या क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक की तो बात बिल्कुल समझ आ रही है। दोस्तों मान लो अगर आपको मैंने एक इस तरीके का ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये y ये x, ग्राफ कुछ आ गया इस तरीके का, और अब मैंने बोला इसका क्षेत्रफल निकालो x अक्ष के साथ, वो कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा होगा। तो आप लोगों में से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है इस समय, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे और फिर देखेंगे यार ये किस तरीके की आकृति बन रही है, और मैथ्स के पास इसका जवाब नहीं है, कोई आकृति नहीं बन पा रही ना, कोई ना वर्ग ना आयत ना अपना त्रिभुज बन रहा है। तो भैया यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग ऐसी कंडीशन में, या मैं कहूँ कि यहां से ही समाकलन आपका स्टार्ट होता है। यूज ऑफ समाकलन किस तरीके से यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेंगे। स्ट्रिप का मतलब एक छोटा सा एरिया, ठीक है, आयत के रूप में यहां से काट लिया। दिख रहा होगा आपको ये, जिसकी चौड़ाई मैंने dx बोली। देखो छोटा है तो dx। अगर आपने अवकलन वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके जरूर देखना। तो ये अपना छोटा सा एरिया हो गया, सॉरी चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे y1 मान लेते हैं। समझ गए, हमने क्या करा, एक छोटी सी यहाँ पे स्ट्रिप काटी। स्ट्रिप का मतलब ये छोटा सा एरिया जिसकी चौड़ाई dx और लंबाई y एक्सिस से y1 ले ली। अब ये एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई y1 चौड़ाई dx। ये पहली स्ट्रिप की हो गई। अब मैंने ठीक इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप भी बनाई यहां तक कहीं, ठीक है, इसकी चौड़ाई भी dx, इस बार लंबाई इसकी कोई y2 मान के चल लेते हैं हम लोग, तो इसकी भी निकाल लेते हैं y2 इंटू dx। ऐसे क्या करेंगे, सब बना देंगे, ऐसी सारी बना देंगे जिससे पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाए, ठीक है। ऐसी y2 इंटू dx, और जहां तक हमारा है डैश 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 yn इंटू dx तक, ठीक है। सब में देखो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब सबको ही जोड़ दूंगा, इन सबको उठा के जोड़ दूंगा, तो ये पूरा क्षेत्रफल कवर जितना कर रखा है वो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं मैथ में, सिग्मा लगाते हैं जोड़ने के लिए। किसका योग कर रहे हैं, yn इंटू dx का, n तक, जहां n यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। कहां तक है हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये अपने पास इतना एरिया कवर कर रहे हैं, इतना एरिया, पूरा नहीं, देखो इतना एरिया। भैया आयत है, आयत टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी बनेगा, मतलब आप ये समझो अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं तो ये तो थोड़ा कर्व ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, और आयत के लिए इतनी चीज चाहिए और ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ ये छूटता जा रहा है हमारे से, हमसे ये एरिया छूटता जा रहा है भाई। इसका मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल पूरे तरीके से सही नहीं आ पा रहा।
हम इतना एरिया तो छोड़ते जा रहे हैं, जितनी स्ट्रिप बनाऊंगा उतना एरिया छूटता जा रहा है। तो बस इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेके आए समाकलन, जिसका साइन होता है ये, ठीक है। समाकलन का मतलब कुल योग से होता है, समझ गए। तो वाई एन इंटू डी एक्स, यहाँ पे लिमिट देख लेते हैं। लिमिट मतलब कहाँ से कहाँ तक के लिए सॉल्व करना है। तो मान लीजिए एक्स बराबर यहाँ पे 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने एक्स रख दी, तो अब इसकी लिमिट रखेंगे 0 से एक्स तक, और वाई एन इंटू डी एक्स ये समाकलन होगा, ठीक है। अब इसका हम बड़े शॉर्ट तरीके से योग कर देंगे और अपने पास इस पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो यहाँ यूज करते हैं हम लोग समाकलन का टोटल योग करने के लिए। एक चीज और ध्यान रखो, अवकलन वाले में मैंने बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स क्या देता है हमें, ये देता है एक्स वाई ग्राफ की ढाल। सेम टू सेम ऐसे ही वाई इंटू डी एक्स ये हमें क्या देगा, ये हमें क्षेत्रफल देगा एक्स वाई ग्राफ का। कोई भी हमने ग्राफ बनाया उसमें अगर हम इसका y इंटू डी एक्स करेंगे हमें क्षेत्रफल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है पूरा समाकलन का। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ, फटाफट नोट कर लो अगर नोट करना है इसमें कुछ चीज, ठीक है दोस्तों। देखो आपको मैं यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि क्यों हम यूज कर रहे हैं इस चीजों को, ना कि ये समाकलन का मैंने आपको बता दिया कि समाकलन का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लो, तो वो पढ़ाई सही नहीं हो जाती, थोड़ा बताना भी पड़ता है। तो अब हम फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इसका पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक्स की पावर एन डी एक्स। इसमें कुछ नहीं करते दोस्तों, ये आपका पहला फॉर्मूला है। देखो एक्स की पावर एन डी एक्स, जो भी पावर होगी, ठीक है, उसमें एक जोड़ दो ऊपर, और नीचे भी उसमें एक जोड़ दो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला ये y इज इक्वल टू, या इस तरीके से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम इसकी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, x की पावर में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, जो भी पावर हो उसमें 1 जोड़ दो। यहाँ 2 था, मैंने 1 जोड़ दिया। सेम नीचे भी यही कंडीशन करी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये सी का क्या बवाल है, देखो जब भी आपको सवाल में, समाकलन के सवालों में लिमिट नहीं दी होगी, ठीक है, कहां से कहां तक जाना है, जैसे मान लो ये 1 से 2 तक, तो यहां तो नहीं दी थी, तो ऐसे समाकलन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि हमें यही नहीं पता कि हमें कहां तक करना है। तो ऐसे सवालों में हम लोग एक नियतांक या कांस्टेंट का यूज करते हैं, समझ गए। तो सी लगाएंगे हम लोग। ऐसे एक और सवाल देता हूं, मान लो आपको बोला x की पावर 4 इंटू डी एक्स का समाकलन करो, तो आपको कुछ नहीं करना, x की पावर n का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी पावर हो x में उसमें 1 जोड़ दो, 4 थी उसमें 1 जोड़ दिया। सेम बटे में भी यही काम करा, तो x की पावर 5/5 और प्लस c, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है ना, लिमिट नहीं पता हमें कहां से कहां तक जाना है, समझ आ रही है चीज। अब मान लो एक लिमिट भी दे दी। अगला सवाल, मान लो ये पहला हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा, मान लो आपको लिमिट भी दे दी 0 से 2 तक की, और सवाल है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है, तो जो भी अपने पास है पावर, सॉरी 2 पावर है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। अभी तो आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कर दिया मैंने भैया, 2 में 1 जोड़ा 3, नीचे भी वही काम करना है, तो 3। लिमिट अपनी 0 से 2 चलती आ रही है। अब देखो आपको क्या करना होता है इन सवालों में, यहां तक तो आपने लगाया फॉर्मूला। अब इस लिमिट को रखेंगे बारी बारी से, एक बार x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे। ध्यान से देखना मैं कैसे रख रहा हूं, x की जगह मैंने ऊपर वाली लिमिट रखी 2, तो उसकी पावर 3 थी, तो 3, नीचे अपॉन में 3 चल रहा है। अब लगाएंगे बीच में माइनस, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या काम करा, x की जगह जो ऊपर पावर थी वो रखी, तो देखो मैंने 2 रखा, और यहाँ पे उसकी पावर कितनी है, 3, तो 3 ही है, बटे में 3 है, 3 चलता हुआ रहा है, बीच में लगाया माइनस का साइन। अब एक बार x की जगह नीचे वाली लिमिट रख दो, तो 0 की पावर 3/3। इसे सॉल्व कर लेंगे, यह आएगा 8/3 माइनस 0। भैया किसी को भाग लगाओगे 0 ही आएगा, तो आंसर आएगा आपका 8/3 इस वाले सवाल का। तो ये हमारे सवाल थे। सब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस बेस पे, समझ गए। अब अगला मैं सूत्र करा रहा हूँ, मेन कराऊंगा आप लोगों को फॉर्मूला। देखो समाकलन बहुत बड़ी मैथ की एक शाखा है, जिसको यहाँ पे पूरा पढ़ाना अभी सही नहीं है, वो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। आपको मैं जितना फिजिक्स में यूज हो रहा है उतना बता रहा हूँ, ठीक है। 1/x dx बराबर log e बेस x। अगर आपको याद होगा तो d/dx log x का अवकलन क्या करते थे, 1/x, और यहाँ पे 1/x का समाकलन log x हो गया।
तो एक बात ध्यान रखना कि जो फॉर्मूले हैं समाकलन और अवकलन के एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। रिवर्स प्रोसेस भी कह सकते हैं हम लोग समाकलन को अवकलन का। नंबर 3 dx इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो भी वो आपका d होगा वहां पे हट जाएगा, वो x आएगा। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। एक होता है, कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है कि यार x की पावर 0 मान लो और फिर dx। अभी मैंने आपको बोला इसका अवकलन करो, तो क्या करोगे, जो भी पावर उसमें एक जोड़ दोगे तो 0 + 1, नीचे भी 0 + 1, तो x की पावर 1/1, तो आया क्या आपका x। तो यही आएगा आपका। ठीक है, देखो शॉर्ट में बता दिया। अब एक अगला और, साइन x इंटू डी एक्स का होता है माइनस का cos x। 5वां, cos x इंटू डी एक्स का होगा आपका साइन x। ठीक है, तो यही 5 अभी आप नोट कर लो। बाकी और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो समाकलन जो आता रहेगा वो बताते रहेंगे, लेकिन ये आपके अभी मेन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया समाकलन होता क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, यूज, और फिर उसके कुछ फॉर्मूले। अब फिजिक्स में क्या यूज होगा इसका, फटाफट से यहाँ उसकी न्यूमेरिकल करते हैं, नोट कर लो। तो बोर्ड में लिखा हुआ सवाल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है, आपको एक वेग समीकरण दी है, t बराबर 1 सेकंड पे आपसे क्या पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय शायद से सवाल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको अभी तक जो मैं सवाल करा रहा था वो करा रहा था, आपको एक विस्थापन समीकरण दे देता था और कहता था t बराबर 1 या 2 जो भी सेकंड हो उस पे वस्तु का वेग बताओ। ठीक है, तो आप क्या करते थे, आपको पता है वेग बराबर होता है ds/dt। आप उसका अवकलन कर रहे थे और बड़ी आसानी से उसका वेग निकाल रहे थे, कोई यहां तक दिक्कत की बात नहीं थी। जिसने ये सब वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर ये सवाल पे आओगे तो ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, एकदम से 5वें पार्ट पे आके देख रहे हो तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम करते थे, इतना प्रोसेस पीछे तक का था हमारा। इस बार उल्टा हो गया काम। इस बार क्वेश्चन में आपको दिया है एक विस्थापन वेग समीकरण, जो भी दिया, मान लो t+1 लिखा है, ये आपको t बराबर 1 सेकंड पे क्या पूछ रहा है, विस्थापन। देखो सब कुछ उल्टा हो गया ना इस बार। तो क्या करेंगे आप लोग, तो ऐसे काम के लिए, अब इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए समाकलन का यूज होता है। तो इसलिए देखो वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी। मैं चाहता गति के समीकरण में आपको समाकलन के फॉर्मूले लिखवाता और उसका अर्थ बता सकता था, केवल इतना कि समाकलन का मतलब योग होता है, कुल योग। लेकिन नहीं यार, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखो अगर फिजिक्स नहीं समझ पा रहे आप लोग तो आपको पढ़ाने वाला सही नहीं है, या फिर आप समझ जाओ कि आप ही सही नहीं हो। लेकिन आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी जो पढ़ाया जाएगा आप वही पढ़ोगे। तो एक बार सवाल जरूर करना अपने उन टीचरों से जो क्या पढ़ा रहे हैं, या सब कुछ पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल भी आते हैं भाई, अगर अभी नहीं आ रहे तो कंपटीशन लेवल पे आएंगे, और 11th में ऐसे सवाल कराने चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें नहीं कराए गए थे, मैं सही बता रहा हूँ ये चीज, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को मैं भी नहीं कराऊँ उन्हें, क्योंकि हम आगे गए, हमने देखा तो हम करा रहे हैं चीजें। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस प्रकार के सवालों को समाकलन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, इसे मिटा देता हूं मैं। देखो हमने इतना पता है, हमें v बराबर होता है ds/dt। क्लियर, इस dt को इधर गुणा में ले जाता हूं तो ds बराबर आएगा v इंटू dt। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरफ अगर मैं समाकलन लगा देता हूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो दोनों तरफ करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप यहां 5 जोड़ रहे हो तो इधर भी 5 जोड़ो, इधर 5 घटा रहे हो तो इधर भी 5 घटाओ, और अगर इधर समाकलन का निशान लगाया तो इधर भी लगाओ, तो लगा दिया भाई। अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है dx इज इक्वल टू x, तो मैं इसकी जगह s लिख सकता हूं बराबर v इंटू डी टी। तो ये नोट में जाना चाहिए आपका फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों के दिमाग में अभी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि यार मतलब वेग से मुझे विस्थापन कैसे ही निकालूंगा, मतलब, तो उनके लिए फिर ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला कर लो आप यार। आपको विस्थापन निकालना है वेग से, तो आप उसका क्या करो, समाकलन कर दो। तो देखो ये नोट में जाना चाहिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। देखो कोई फॉर्मूला अपनी तरफ से बनाया है हमने, तो अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को कि अगर मुझे वेग समीकरण दे रखी है, विस्थापन पूछ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसका समाकलन। तो मिटा देते हैं। तो आप में से आधे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि किसने बोल दिया मुझे साइंस लेने के लिए, यार इतना खतरनाक क्या क्या याद करना पड़ता है अभी। तो याद करने वाली बात नहीं है। देखो याद करोगे तो साइंस कभी नहीं सीख पाओगे, खासकर फिजिक्स। ठीक है, कभी नहीं सीख पाओगे, फिर हार्ड होती रहेगी फिजिक्स आपके लिए। तो समझो, तो आंसर कर रहे हैं सबसे पहले अपने पास वेग समीकरण t+1। अब मैं जानता हूं चूंकि s इज इक्वल टू v इंटू डी टी,
क्लियर। मुझे पता है विस्थापन मुझे कब मिलेगा, जब मैं समाकलन कर दूंगा किसका, वेग का। v की जगह मान रख रहा हूँ v का t+1। ध्यान से देखना कैसे हो रहा है सवाल। मैंने v की जगह ये मान रख दिया। अब एक बार dt की गुणा यहां करूंगा, एक बार dt की गुणा एक में करूंगा। क्लियर। समाकलन का निशान t इंटू डी टी, बीच में प्लस ये वाला, फिर समाकलन का निशान 1 इंटू डी टी। अरे भाई इस dt की गुणा इस t से करी, इस वाली dt की गुणा इस 1 से कर दी। क्लियर। अब ध्यान से देखो, यहां फॉर्मूला लग रहा है इसकी पावर 1 मान सकते हैं हम लोग, तो भी आपको फॉर्मूला कराया है x टू दी पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n+1। यह भी मैंने कराया आप लोगों को। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो ऊपर क्या कर देंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 बटे, नीचे भी वही करना है n+1, तो 1 + 1 2, ये आ गया आपका इतना, प्लस अरे 1 dt को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ dt, तो अभी भी आपको एक और चीज कराई है dx = x, तो इसलिए dt = t भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत, प्लस c। क्यों? क्योंकि आपको लिमिट नहीं थी इस सवाल में, लिमिट देता तो c नहीं लगाते। चलो यहां तक तो आ गए। अब सबसे पहले हमारा काम है c की वैल्यू निकालना। देखो आंसर आ गया आप लोगों का। क्या करना है आपको, t = 1 सेकंड पे वस्तु का विस्थापन पूछ रहा है, तो यहाँ पे t = 1 रख दो, विस्थापन आ जाएगा, लेकिन c नहीं आएगा ना, ये कांस्टेंट है, ये इसका मान भी तो आपको चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मान कैसे निकालते हैं वो देखो, प्रारंभिक स्थिति में निकालते हैं इसके मान। प्रारंभिक स्थिति मतलब बिल्कुल जो भी कंडीशन है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पे। तो प्रारंभिक स्थिति में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, मैं देखो c की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं ये कह सकता हूं कि वस्तु का विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अरे जब भैया स्टार्टिंग है, अभी वस्तु चल के ही नहीं दे रही, तो विस्थापन 0, और वो टाइम भी कम होगा जब वस्तु चल के ही नहीं दे रही, 0। स्टार्टिंग प्रारंभिक स्थिति, भाई अभी आपने कोई समय ही नहीं लिया, आपने कोई विस्थापन तय नहीं करा, तो 0 0। इसे इक्वेशन 1 बना लो, तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 से क्या कह सकता हूं मैं, s 0 है, s की जगह 0 रखा, t की जगह 0 रखा, इधर भी 0 रखा, प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आई, 0। इतने समझ आई चीज। t की वैल्यू c की वैल्यू 0 आई। अब इस c की वैल्यू को मैं फिर समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 से s = t² / 2 + t, c की जगह 0 हो गया। ठीक है, तो कोई आएगा नहीं। अब मैं यहां पे रखूंगा t = 1 सेकंड, क्योंकि मुझसे t = 1 सेकंड पे वस्तु का विस्थापन पूछ रहा है। तो देखो s = 1² / 2 + 1, तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 मीटर। यह आंसर आएगा आपका इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बेहतरीन सवाल था। अब दूसरे सवाल पे जाओ। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक वस्तु का वेग समीकरण ये है, तो t बराबर, देखो सवाल को चेंज कर रहा हूं, 0 से t = 2 सेकंड पर, देखो समय चेंज कर दिया, t = 0 से t = 2 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन बताओ। अब आप कैसे करोगे, तो आप याद रखना, अब आपको एक लिमिट दे दी इस सवाल में कि यार जब वस्तु का टाइम 0 होगा, जब 0 होगा और फिर 1 2, ठीक है, वो आया 0 से 2 सेकंड तक जो दूरी चली, वो टोटल डिस्टेंस बताओ। भैया 0 था, 0 से 2 सेकंड तक कुछ ना कुछ दूरी चली होगी, तो वो कितनी दूरी चल गया 1 से लेकर 2 सेकंड तक में, वो विस्थापन बताओ। तो ये आपको लिमिट दे दी, तो आप यहाँ पे 0 से लेके 2 तक के लिए अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा, जहां जहां लिमिट है देखो, लिमिट लगा देता हूं मैं, 0 से 2, यहाँ पे भी लिमिट बढ़ जाएगी, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब c नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने बोला था c नहीं आता जब लिमिट आ जाती है, तो मिटाया इसे फटाफट, तो ये c का तो मान ही खत्म, इसे भी मिटा देते हैं। लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं बता रखा है, कुछ नहीं करेंगे, एक बार ऊपर वाली लिमिट, तो t की जगह 2 रखा, ² 2 माइनस एक बार, बीच में माइनस एक बार, नीचे वाली लिमिट t की जगह तो 0 रखा, उसका ² 2 प्लस सेम इसमें भी एक बार 2 रखा, -0, तो कितना आ जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 2 - 0, इधर भी बचेगा अपने पास 2, तो 2 + 2 4 मीटर इज द आंसर। 4 मीटर वो समय है जब वस्तु 0 से t = 0 से t = 2 सेकंड तक आ गई होगी, यानी कि वो 4 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन से सवाल है। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी
गति के समीकरणों पे। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू।